हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस। और मैं नंबर आपका स्टडी आई क्यू सी एस में स्वागत करता हूँ। हमारी पार्लियामेंट के ऊपर क्लास चल रही है, इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर, जहाँ हम तीन पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट क्लास में मैंने लोकसभा आपसे कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं स्टार्ट करूँगा राज्यसभा। राज्यसभा का क्या फंक्शंस है, क्या पावर है, और कौन कौन से आर्टिकल में इसके प्रावधान दिए, वो हम आज सारा डिस्कस करेंगे। ये है मेरा छोटा सा इंट्रो। आप चाहे तो मुझसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको पीडीएफ और वीडियो सारी प्रोवाइड करूँगा। देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा की ज़रूरत क्या पड़ी? एक्चुअली क्या था कि कहीं ना कहीं देखो, एमपीज़ तो आ रहे थे, एमपीज़ को कहाँ जगह मिल रही थी अपने आप को रिप्रेजेंट करने की? लोकसभा में मिल रही थी। कहीं ना कहीं वो भारत के लोगों को क्या करते थे, वहाँ पर लोकसभा में रिप्रेजेंट करते थे। बट कहीं एक ऐसी बॉडी की भी ज़रूरत पड़ी कहीं ना कहीं जो राज्य को भी रिप्रेजेंट दे। अब देखो, एमएलए बन के, एमपीस बन के विधानसभा में या फिर लोकसभा में अपने आपको रिप्रेजेंट कर रहे हो, पर राज्यों को भी रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी था। तो किसकी ज़रूरत पड़ी? एक लोकसभा की, सॉरी, राज्यसभा की क्या पड़ी फिर? ज़रूरत पड़ी। और राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है इसको। और ये पार्लियामेंट के यानी भारतीय संसद के क्या है? अपर हाउस, यानी उस सदन कहा जाता है भारतीय पार्लियामेंट का, है ना। और कहीं ना कहीं ये फेडरल प्रिंसिपल पर काम करता है। किस प्रिंसिपल पर? फेडरल प्रिंसिपल। देखो, आपने देखा होगा जितनी पावर लोकसभा में किसको रहती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रहती है। वही पावर राज्यसभा में किसको रहती है? राज्य को रहती है। जो भी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, जो भी राज्य को वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, उनको भी क्या रहती है? एक अपनी पावर रहती है। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? फेडरल प्रिंसिपल देखने को मिल रहा है। और लोकसभा में फेडरल देखने को नहीं मिलता। क्यों? कहीं ना कहीं वहाँ पर पावर किसके हाथ में रहती है? वहाँ पर पावर किसके हाथ में रहती है? कहीं ना कहीं पीएम के हाथ में रहती है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में रहती है। तो फेडरल प्रिंसिपल यानी फेडरल सिद्धांत वहाँ पर लागू पूर्ण रूप से नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसका कुछ स्थापना के बारे में, गठन के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसके जो प्रावधान है किस में दिए गए? आर्टिकल 80 में दिए गए राज्यसभा के बारे में। आर्टिकल 80 किससे रिलेट करता है? राज्यसभा से रिलेट करता है ना। और क्या कहा गया? जो इसमें मेंबर कितने हो सकते हैं? टोटल 250 हो सकते हैं। कितने? 250 हो सकते हैं, जिसमें से 238 कहाँ से आएंगे? राज्यों से इलेक्ट होकर आएंगे। और 12 क्या है? 12 नॉमिनेट होंगे। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन नॉमिनेट करेगा इनको? भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा। कहाँ कहाँ से? अलग अलग फील्ड से, जिन्होंने वहाँ से क्या बहुत कुछ अचीव किया है। जैसे लिटरेचर हुआ, साइंस हुआ, सोशल सर्विस हुआ, स्पोर्ट्स को लेकर हुआ, है ना। या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो कहीं ना कहीं देश के हित में होता है, वहाँ से भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई राजनीति बहुत कम देखने को मिलती है। और ये जो 12 मेंबर ये नॉमिनेट होते हैं, है ना, इलेक्ट नहीं होते हैं। अब देखिए, आप इलेक्शन की मेथड समझ लीजिए, है ना। जो मेंबर ऑफ राज्यसभा है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो इनडायरेक्टली, है ना, यानी अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? जो भी राज्यों की विधानसभा है, जो भी राज्यों की विधानसभा है, क्या राज्यों की विधानसभा है, उन विधानसभा के सदस्यों के द्वारा वो क्या होते हैं? इलेक्ट होते हैं। उन कौन सी मेथड अपनाई जाती है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। देखो, दो तरह की मेथड बताई थी मैंने। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, है ना, और ये कौन सी है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस है। देखो, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है? जो आगे रहता है, चाहे उसको बहुमत प्राप्त हुई या नहीं हो, जो आगे रहता है वही जीतता है। उसमें क्या होता है? रेफरेंस दिया जाता है। रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या होती है? इसमें वोटिंग होती है ना। और 12 मेंबर क्या होते हैं इसमें? नॉमिनेट होते हैं। देखिए, इसकी इलेक्शन केस होता है, इसका इलेक्शन केस होता है जैसे दो पार्टी है ना। दो पार्टी समझ लो, बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है और एक कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है। मान लो बीजेपी के दो खड़े हैं और कांग्रेस के दो खड़े हैं। तो बीजेपी वाले क्या बोल देंगे या फिर कांग्रेस वाले, जो भी पार्टी हो,
दो लोग को खड़ा कर रहे हैं, एक पर्सन ए और एक पर्सन बी, है ना। तो क्या बोलेंगे कि आप इस पर्सन को ज़्यादा वोट दो, यानी इस पर्सन को ज़्यादा रेफरेंस दो। देखो रेफरेंस कैसा होता है, मान लो रेफरेंस ए बी सी डी ये रेफरेंस है। तो अब ए को मान लो रामू खड़ा हुआ, है ना, और राजू खड़ा हुआ। तो रामू को ए पर रखो और राजू को बी पर रखो, है ना। रामू को ए पर रखना और राजू को बी पर रखना, ये उनका पहले से डिसाइडेड रहता है। जिसको वोट मिल जाता है, जिसको ज़्यादा रेफरेंस मिल जाता है सबसे ज़्यादा, वो कैंडिडेट खड़ा होता है। एक सीट या दो सीट के लिए जितने भी सीटों के लिए इलेक्शन होता है। इसमें कांग्रेस वाला भी जीत सकता है और कभी बीजेपी वाला भी जीत सकता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम नहीं है। ये इसमें क्या दिया जाता है, इसमें रेफरेंस दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है। यदि आपको राज्यसभा का क्या बनना, सदस्य बनना है, तो आपको कुछ योग्यता रखनी होगी। कैसी योग्यता कि सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना होगा, है ना। ये योग्यता फॉरेनर के लिए नहीं है। जो फॉरेनर्स जो भी रहते हैं, यदि भारत में आके सेटल हो रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रावधान नहीं है। सिर्फ किसके लिए, भारतीय नागरिकों के लिए। यदि होना चाहते हैं तो उनको क्या बनना पड़ेगा, सबसे पहले भारत का नागरिक बनना होगा। और मिनिमम एज, आपकी जो आयु है वो कितनी होगी, कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, है ना। 30 ईयर्स आपकी जो एज है वो कितनी होना चाहिए, 30 ईयर्स होना चाहिए, है ना। बैंक के द्वारा दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। मान लो अब दिवालिया घोषित हो गए और आपको क्या चाहते हो कि अब मैं चुनाव लड़ लूँ, थोड़े पैसे जाएंगे, थोड़ा कमा लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। बैंक के द्वारा आप दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। और वो सारी क्वालिफिकेशन आपको फुलफ़िल करनी होगी जो सदस्यों को करना होती है। वो किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करके रखोगे। यानी आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके अलावा सारे पदों को आपको त्याग करना होगा। सारे पदों को त्याग करना होगा, तभी आप राज्यसभा की सदस्य बनने की क्या हो, लायक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका टेन्योर देख लेते हैं, इसका क्या कार्यकाल रहता है। तो देखो दो बॉडी है ना, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। आपको पता है जो लोकसभा है वो टेम्परेरी बॉडी, यानी 5 साल बाद वो भंग हो जाती है, या फिर 5 साल से पहले भी उसको भंग कर सकते हैं। बट जो राज्यसभा क्या है, वो परमानेंट हाउस है, यानी स्थायी सदन है। वो कभी भी भंग नहीं हो सकता, कभी भी आप उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते लोकसभा की तरह। वो इसके क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, क्या मतलब जो सदस्य वो हमेशा इसका सदस्य बना रहता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। हर 2 साल इसके 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं हर 2 साल में। मान लो कितने, देखो मान लो 30 मेंबर, देखो 30 मेंबर आए, है ना, उनका कार्यकाल खत्म हुआ, इसमें से 1/3 मेंबरों का कार्यकाल खत्म हुआ, है ना, वो ख़त्म। तो 10 मेंबर क्या हो जाएंगे, 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, उनके बदले नए 10 मेंबर आ जाएंगे। मतलब क्या रहेगा, जो नंबर है, जो कितने सदस्य रहते हैं राज्यसभा में, 250 रहते हैं, तो 250 का वो जो जनसंख्या है, जो संख्या है वो बने रहे, सदस्यों की जो संख्या है कहाँ पर, राज्यसभा में, वो बनी रहेगी, है ना। बस रिटायर होंगे कितने, 1/3 मेंबर। वो नए 1/3 मेंबर क्या होंगे, इलेक्ट होंगे हर 2 साल में। ठीक है। देखो इसमें जो रिटायर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो 1/3 नए इलेक्ट हो गए और 2 साल बाद रिटायर हो गए, ऐसा नहीं होता। जो पहले अपना कार्यकाल 2 कर चुके होंगे, है ना, एक एज लिमिट होती है, यदि एज लिमिट क्रॉस कर दी तो वो 2 साल बाद रिटायर भी हो जाएंगे, है ना। जो टेन्यूर रहता है मेंबरों का वो 6 साल रहता है। कितना रहता है, 6 साल। यानी हर 2 साल में 6 साल कंप्लीट होते हैं किनके, सदस्यों के। और हर 2 साल में 1/3 मेंबर क्या होते हैं, रिटायर और इलेक्ट भी होते हैं। और कोई किसी सदस्यता की सदस्यता भी समाप्त हो सकती है यदि वो किसी भी कारण से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, या फिर अपने पद से खुद रिजाइन कर दे, तो वो सीट क्या हो सकती है, वैकेंट हो सकती है, या फिर उसकी क्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, तो फिर भी क्या हो सकती है, उसकी सीट वैकेंट हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ चेयरमैन के बारे में। सर चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का, जब तो उसका चेयरमैन वह रहता है जो भारत का उप राष्ट्रपति रहता है। एक्चुअली जो भारत का
उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट रहता है वो वाइस प्रेसिडेंट का कार्य ना करते हुए राज्यसभा का चेयरमैन का काम करता है ना। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है किसका, राज्यसभा का। और अभी कौन है चेयरमैन हमारा, कौन है मेरा वाइस प्रेसिडेंट, वो है वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू क्या है, हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा के क्या है, राज्यसभा के चेयरमैन भी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सैलरीज और एलोवेंस के बारे में, है ना। जो सैलरी है और जो भी एलोवेंस, जो भी वेतन और भत्ते वो किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा। जो भी सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं उनकी सैलरी और जो भी पेंशन है, सैलरी है, पेंशन है या फिर भत्ता है, उनको पार्लियामेंट एक्ट 2018 के तहत दिया जाता है ना। और अभी उनकी सैलरी क्या है, 1 लाख रुपए तक है ना। और 70,000 कॉन्स्टिट्यूंसी उनको सैलरी दी जाती है। और वो 60,000 उनका ऑफिस पे एक्सपेंस दिया जाता है, जो भी खर्चा होता है ऑफिस में 60,000 वो अलग से दिया जाता है। और 1 लाख रुपए फर्नीचर के लिए दिया जाता है। और 16 रुपये पर किलोमीटर उनको ट्रैवल के लिए दिया जाता है। तो कितने सारे एलोवेंस एलोवेंस मिलते हैं, कौन कौन से एलोवेंस फिर समझ लीजिए। 1 लाख रुपए तो आपको सैलरी मिलेगी, इतना फ़ायदा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। देखो 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, 70,000 रुपये आपको कॉन्स्टिट्यूंसी जो संभाल रहा हो उसके लिए मिलेंगे एलोवेंस, है ना। 60,000 रुपये आपको एक्सपेंस मिलेगा, है ना। 1 लाख रुपए का फर्नीचर मिलेगा आपको बढ़िया अच्छे से, है ना। और 16 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको एलोवेंस भी मिलेगा यदि आप ट्रैवल कर रहे हो। कितना सारा कुछ देती है सरकार। तो ठीक है दोस्तों, हमने राज्यसभा के कुछ अभी सदस्यों के बारे में समझ लिया है, पता कर लिया। आने वाली क्लास में राज्यसभा की मैं पावर्स के बारे में बात करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।